हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और आप सभी से ये आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली को बड़ा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी एडजस्टमेंट। उसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो हमने हमारी लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो एक बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यदि आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस शीट। जैसे आपने P&L अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि एक पर्टिकुलर डेट को, मतलब जब ईयर एंड हो रहा है तब हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज है, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है कि एक पर्टिकुलर डेट को जिस भी अकाउंट का हमारे पास बैलेंस बच गया है वो सब हम कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट से, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से क्या पता लगता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कंपनी के पास असेट कितनी है, कंपनी के पास लाइबिलिटीज कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। सपोज हम लोग 2020 की बना रहे हैं तो मैं लिख दूंगी एज एट। एज एट लिखने का मतलब क्या है कि मैं किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रही हूँ, कि पर्टिकुलर डेट के दिन, मतलब 31 मार्च 2020 के दिन मेरे पास कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटीज हैं, मैं वो बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग वही टी शेप में हमारे पास बनेगा, ये आपका हो गया अमाउंट कॉलम, इधर भी आ जाएगा अमाउंट कॉलम। बस डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से, उसमें आपके आता था इनकम और एक्सपेंस और इसमें आएंगे आपकी असेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। इस साइड आपकी आएंगी लाइबिलिटीज, अमाउंट, इस साइड आएगा आपका असेट और अमाउंट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में एक बनाने का पर्टिकुलर एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से जहां पे भी जो आइटम डालना चाहे वो डाल सकते, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होता है। वो फॉर्मेट एक दो बार आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अपने आप वो फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका लाइबिलिटीज, इधर आएगा आपका असेट। तो अब हम लोग असेट से स्टार्टिंग करते हैं। असेट में क्या होगा आपका, असेट में सबसे पहले मैं लिखूंगी नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट मतलब ऐसी असेट जो आपकी करंट असेट नहीं है या शॉर्ट टर्म पीरियड की असेट नहीं है आपकी। जैसे इसके अंदर नॉन करंट असेट में आप किस किस को लिख सकते हो, जैसे आपकी फिक्स असेट हो गई, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब क्या है, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट असेट है। आपने कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो सब भी क्या है, आपकी नॉन करंट असेट। तो इन सबको आप किस में लिखोगे, नॉन करंट असेट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ, जैसे लैंड आपकी नॉन करंट असेट है, ठीक है, बिल्डिंग आपकी नॉन करंट असेट है। ऐसी असेट जिसको इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो और जो आप 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप अपने पास रखते हो, उस असेट को हम बोलते हैं नॉन करंट असेट, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी ऐसा तो नहीं है कि लाते ही आप उसको सेल कर दोगे, आप बिजनेस में उसको यूज करने, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए लेके आए हो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर हो गया। अब आपने किसी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन्स या एडवांस दिया है तो वो सब भी यहाँ पे आएगा। तो आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स, यदि आपने कहीं पे किए हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 1 साल से ज्यादा लंबे पीरियड के लिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया नॉन करंट असेट। अब सेकेंड इसके अंदर क्या आता है, आपका करंट असेट, और आपका आता है इसमें करंट असेट, नॉन करंट असेट, फिर करंट असेट।
आप इसमें मिक्स नहीं लिख सकते हो कि आपका मन आया दोनों को मिक्स करके आपने लिख दिया, वो नहीं, वो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं माना जाता है बैलेंस शीट का। आप यदि फॉर्मेट वाइज चलोगे, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद से मतलब अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ पे मेरे को क्या चीज मेंशन करनी है। एक बार देखने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा कि कैसे हम उसको लर्न करेंगे, लेकिन इजीली हो जाएगा वो लर्न। करंट एसेट, करंट एसेट मतलब एक ऐसी एसेट जिसको इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, लेट्स से फॉर द 1 ईयर। जैसे आपके डेटर है, ठीक है, डेटर भाई आप उधार दोगे किसी को, तो आप ऐसा तो नहीं है कि 5-6 साल के लिए उधार दे दोगे, आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो कैश है वो तो ऑलरेडी कैश है, तो वो तो हो गया हमारी करंट एसेट। अब आपके पास कैश एट बैंक है, बैंक में आपका कैश रखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके पास BR रखे हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल, तो वो भी इधर आ जाएंगे आपके पास, बिल्स रिसीवेबल। तो इस तरीके की कुछ क्या होती है, करंट एसेट होती है हमारे पास में। तो हमारी जो असेट साइड होती है वो नॉन करंट और करंट में डिवाइड होती है। तो इस तरीके से हमारा असेट साइड क्या होता है, कंप्लीट होता है। और भी इनके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जो आपको देख के खुद से पता लग जाएगा कि ये नॉन करंट है या करंट है, ठीक है। मेन यही आइटम आते हैं, और कुछ आइटम आएंगे तो वो हम, जैसे इनटेंजिबल एसेट एक आइटम होता है, तो इनटेंजिबल एसेट हम यहाँ पे लिख देंगे। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो ये सब भी हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट है, ठीक है। तो ये मेरा असेट साइड कंप्लीट होता है। अब लाइबिलिटी साइड आते हैं। लाइबिलिटी साइड भी अपना नॉन करंट और करंट, लाइबिलिटीज भी क्या होंगी, असेट जब आपकी नॉन करंट और करंट हो सकती है तो लाइबिलिटीज भी आपकी ऐसी होंगी। भाई आपने किसी से लोन लिया होगा, वो या तो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए लिया होगा या लॉन्ग पीरियड के लिए लिया होगा, है ना। तो नॉन करंट और करंट दो ही कैटेगरीज में आप अपनी जो भी लाइबिलिटीज है उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि आपने नॉन करंट असेट से स्टार्ट किया है तो इधर भी नॉन करंट लाइबिलिटी से ही स्टार्ट करोगे। इधर आपने करंट असेट से स्टार्ट किया है तो इधर करंट लाइबिलिटी से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इधर मैंने स्टार्ट किया है नॉन करंट असेट से, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो मेरी लॉन्ग पीरियड की लाइबिलिटीज होती हैं, या आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी इसको लिख सकते हो। इसके अंदर कौन कौन सा आ सकता है, सबसे पहला लाइबिलिटीज किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, कैपिटल। जो बिजनेस अपने ओनर से जो भी पैसे लेता है वो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे फर्स्ट लाइबिलिटीज होती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैपिटल। अब कैपिटल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके आगे वाले चैप्टर में पूरा कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कैपिटल में हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं और क्या क्या चीजें हम उसमें लेस करते हैं। जैसे ये कैपिटल का आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है। ईयर जब स्टार्ट हुआ तब कैपिटल का बैलेंस कितना था वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अच्छे से समझना, आगे का जो चैप्टर है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं हम लोग हम यहाँ पे। अब कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड होती है, कैपिटल में अब ऐड हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, यदि आपको कुछ ड्यूरिंग द ईयर हुआ है तो, ठीक है। और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, ऐड हो जाएगा यदि ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने और कैपिटल यदि बिजनेस में लगाई है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल यदि कुछ भी लगी है तो। फिर इसमें क्या लेस होगा, दो आइटम ऐड हो गए, अब लेस क्या होगा, यदि कैपिटल में से कोई अमाउंट यदि विड्रॉ कर लिया गया है तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो लेस कर देंगे हम ड्रॉइंग्स। और क्या लेस होगा, यदि बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर नेट लॉस हो रहा है तो लॉस बिजनेस के कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है, यदि आपको नेट लॉस हो रहा है तो नेट लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से एक ही चीज आएगी, भाई आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, एक ही तो हो सकता है, दोनों एक साथ थोड़ा ना हो सकते। तो यदि नेट लॉस हुआ है तो वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। अब ये सब करने के बाद आपके पास क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट में यही सबसे मेन चीज है जो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो ये वाला बैलेंस दे देते हैं और ये बैलेंस पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में कौन कौन सी चीजों को हम ऐड करते हैं और किस किस को हम लेस करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि आपने कोई लोन्स वगैरह कोई इशू किए हैं तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई बैंक से कोई लोन वगैरह लिया है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए तो वो हम यहाँ पे लोन्स लिख सकते हैं,
ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन। तो ये है आपकी क्या, कुछ ऐसी लाइबिलिटी जो आपने लॉन्ग पीरियड के लिए ले रखी हैं। फिर आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, फिर आपकी आएंगी, ये आ गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आपकी आ गई करंट लाइबिलिटीज। फिर आपकी आएगी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, करंट लाइबिलिटीज में वो आएगा जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है, वो आएगा आपका किसके अंदर, करंट लाइबिलिटीज में। अब आपने किसी से सामान उधार में खरीदा है, आपके क्रेडिटर हैं, तो आप उसको मैक्सिमम 1 ईयर में पे कर ही दोगे। तो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी क्या है, क्रेडिटर्स क्या है आपकी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म यदि आपने लोन लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो भी आपकी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। तो आपका शॉर्ट टर्म लोन। फिर क्या है, आपने कोई बिल्स पेबल जनरेट किए हैं, तो वो बिल्स पेबल भी मेरे आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आपने बैंक से यदि पैसा एक्स्ट्रा ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने कर रखा है, यदि आपको नहीं पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जैसे सपोज आपने बैंक में 100 रुपीज डिपोजिट कर रखे हैं और आप को जरूरत पड़ गई 150 रुपीज की, और आपके बैंक के साथ रेगुलर टर्म है, मतलब आप बैंक के साथ रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हो और बैंक वाले आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो बैंक वाले क्या बोल देते हैं कि आपके अकाउंट में तो 100 रुपीज ही हैं, लेकिन आपको 150 की रिक्वायरमेंट है, तो आप 150 बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए निकाल सकते हो, और जो एक्स्ट्रा आपने 50 हमारे बैंक से निकाले हैं वो 50 आपको विद इंटरेस्ट हमें वापस करने होंगे। लेकिन बैंक ये फैसिलिटी सब कस्टमर्स को नहीं देता है, सिर्फ उन्हीं कस्टमर को देता है जिनके साथ बैंक के रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिनको बैंक अच्छी तरीके से जानता है, तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपकी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको शॉर्ट पीरियड में ये बैंक को विद इंटरेस्ट पे करना, रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो कुछ आपकी करंट लाइबिलिटीज थी और कुछ आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज थी। और बैलेंस शीट की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि बैलेंस शीट का हमेशा असेट साइड और लाइबिलिटीज साइड जो भी होगा वो टैली होगा। सपोज इस साइड यदि 2 लाख रुपीज टोटल आ रहा है, तो इस साइड भी 2 लाख रुपीज ही आएगा। यदि नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया है। यदि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई आइटम में यहाँ पे गड़बड़ किया है, तो वो आप अच्छे तरीके से, मतलब आप क्वेश्चन जब कर रहे हो उसी टाइम आप अपना चेक कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है। यदि बैलेंस शीट आपका टैली हो रहा है दैट मीन्स कि आपने ठीक से किया है वो क्वेश्चन को, और बैलेंस शीट आपका टैली नहीं है, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो आप अपनी मिस्टेक को वहीं पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी बैलेंस शीट को टैली कर सकते हो। तो आई होप कि ये बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों फॉर्मेट्स हमने समझ लिए हैं। तीनों फॉर्मेट में कोई भी आपको डाउट लगेगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा भी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है या आपको हेल्प कर रही हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल हेल्प मी अलॉट। थैंक यू सो मच।